की देखरेख करने वाला, उसके परिवार की सुध लेने वाला कोई तो होना चाहिए। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो मुझे पता चला दिल्ली पुलिस में अगर कोई शहीद हो जाता है, दिल्ली पुलिस में पुलिस वाले अगर कोई शहीद हो जाता है तो शहादत के बाद उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन देते हैं सरकार। ये कीमत है हमारी शहादत की। तो दिल्ली के अंदर फिर हमने योजना बनाई कि दिल्ली का रहने वाला कोई भी फौजी, कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा या दिल्ली पुलिस का कोई भी सिपाही अगर शहीद होगा ऑपरेशन में, या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मान पूर्वक सम्मान राशि के तौर पे एक उनको ये लगता है कि देश उनकी परवाह करता है, उनको ये लगता है कि समाज उनकी परवाह करता है, उन्हें अच्छा लगता है। उत्तराखंड में भी करेंगे, उत्तराखंड में जब सरकार बनेगी उत्तराखंड में भी करेंगे। उत्तराखंड का रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा कहीं भी, या उत्तराखंड पुलिस का कोई भी सिपाही या पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी सैनिक उत्तराखंड का रहने वाला अगर किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मान पूर्वक हमारे मुख्यमंत्री कलर और कोटियाल उनके घर जाके 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देता है। दूसरी बात, अभी कर्नल कोटियाल से लंबी चर्चा हो रही थी। एक फौज में काम करने वाला जवान, कर्नल साहब 17-18 साल की उम्र में वो भर्ती होता है, 17.5 साल की उम्र में वो भर्ती होता है फौज में, 17 साल नौकरी करता है और 34-35 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाता है। फौज में करने वाला जो बंदा है जिसने 17 साल फौज में काम कर लिया, आप सोच सकते हो कि उसके अंदर देशभक्ति कितनी कूट-कूट के भरी होगी। आप सोच सकते हो कितना अनुशासन प्रिय होगा, डिसिप्लिन होगा। आप सोच सकते हो फौज के अंदर उसे तरह-तरह के काम करवाते हैं, ब्रिज बनवाते हैं, सुरंगें बनवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं, किस्म के काम कराते हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद 34-35 साल के बाद वो यहां पे आके नौकरी ढूंढ रहा होता है। अब नहीं होगा। एक सर्विसमैन जो 34-35 साल की, एक हमारा जवान जो रिटायर होके आएगा, वो उत्तराखंड के नवनिर्माण के अंदर भागीदार बनेगा। उसको सीधे उत्तराखंड सरकार के अंदर नौकरी दी जाएगी। उत्तराखंड की सरकार के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिला के, अपने बड़े भाई कर्नल कोटियाल जी के साथ मिलकर वो उत्तराखंड का नवनिर्माण करेगा। इन लोगों की, इनकी सबकी देशभक्ति का, इनके जज्बे का, इनकी मेहनत का, इसका फायदा उठाएंगे हम लोग। आज उत्तराखंड में रहने वाले जितने एक्स सर्विसमैन हैं, बताते हैं उत्तराखंड का हर परिवार, उत्तराखंड में देवभूमि में हर परिवार के अंदर या तो कोई रिश्ते में या उनके परिवार में कोई ना कोई फौजी है या एक्स सर्विसमैन है। बहुत खुशी की बात है, लोग आए जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूं दूर तक लोग आते जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने सभी लोगों के लिए जो इतना समय निकाल के दूर दूर से आ रहे हैं। मैं आज आह्वान करना चाहता हूं सभी एक्स सर्विसमैन को, सभी फौजियों को जो फौज में आज काम कर रहे हैं उत्तराखंड के और जो रिटायर हो चुके हैं, उन सबको आह्वान करना चाहता हूं, आइए आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर उत्तराखंड का नवनिर्माण करते हैं। हर परिवार के अंदर कोई ना कोई फौजी है उत्तराखंड में, या तो उनके दोस्ती में या रिश्तेदारियों में। अगर उत्तराखंड के फौजियों ने तय कर लिया कि इस बार आम आदमी पार्टी का साथ देना है, तो भाई साहब फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आज सारे उत्तराखंड
उत्तराखंड के फौजियों से, एक्स सर्विसमैन से हाथ जोड़ के देश के नाम अपील कर रहा हूं। आप में से आम आदमी पार्टी तो नई पार्टी है, आप में से कुछ लोग कांग्रेस ही रहे होंगे, आप में से कुछ लोग बीजेपी वाले भी रहे होंगे, बीजेपी की तरफ आपका प्यार होगा। आपने पिछले 20 साल में 10 साल बीजेपी को दिए, आपने पिछले 20 साल में 10 साल कांग्रेस को दिए, दोनों पार्टियों ने मिलकर उत्तराखंड का बेड़ा गर्क कर दिया। इस बार मैं सारे फौजियों से आह्वान करता हूं, सारे मिलके एक बार देश के लिए, अपनी पार्टी के बारे में मत सोचना, देश के बारे में सोचना। एक बार मौका कर्नल कोटियाल को देखो और फिर देखो 5 साल के अंदर दोस्तों, मैंने उत्तर प्रदेश में भी बोला था, बाबा साहब अम्बेडकर का मैं परम भक्त हूं, मैं परम पुजारी हूं, पूजा करता हूं मैं बाबा साहब अम्बेडकर की। मेरे को कई बार, जितनी बार मैं उनका जीवन पढ़ता हूं, मेरे को यकीन नहीं होता ऐसा इंसान भी हो सकता था। इतना संघर्ष किया उन्होंने, यकीन नहीं होता ऐसा इंसान पैदा हुआ था। इतना संघर्ष किया उन्होंने, इतना संघर्ष किया। बहुत गरीब घर में पैदा हुए, बहुत गरीब घर में, खाने को भी नहीं था। और उन दिनों में, अंग्रेजों के जमाने में छुआछूत भी इतनी थी, कोई उनको पास नहीं आने देता, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह छुआछूत का सामना करना पड़ा। उस जमाने में उस शख्स ने शिक्षा पे इतना जोर दिया। उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में, उसने विदेशों से 2-2 पीएचडी करी। एक पीएचडी उसने लंदन से करी उन्होंने, और एक पीएचडी अमेरिका से करी। भाई साहब, आज के जमाने में आपका बेटा अगर लंदन से पीएचडी करना चाहे, आसान नहीं है पीएचडी करनी, बहुत मुश्किल है। पहले तो दाखिला नहीं मिलता, फिर पैसे का इंतजाम नहीं होता। उस शख्स को दाखिला भी मिला और उसने स्कॉलरशिप का इंतजाम भी करा। 2 पीएचडी करी उन्होंने। एमए करी, एक विषय में नहीं, 2 विषय में नहीं, 3 सब्जेक्ट में नहीं, 62 सब्जेक्ट्स में उन्होंने एमए करी। 62 सब्जेक्ट्स के अंदर मुझे तो लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा शायद उनका, 62 विषयों में। भाई साहब, बाबा साहब का एक सपना था। उनको लगता था कि अगर समाज के हर बच्चे, गरीब के, दलित के, देश के हर बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा मिल गई तो सारे समाज से गरीबी दूर हो सकती है, बराबरी का हक मिल सकता है। उनका सपना था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। 70 साल में इतनी सरकारें आई, किसी ने बाबा साहब का सपना पूरा नहीं किया। जानबूझ के हम लोगों को, इस देश के लोगों को अनपढ़ रखा इन्होंने, सारी पार्टियों ने मिलकर, ताकि इनको वोट बैंक बना के रखे। ये हमारा वोट बैंक, वो हमारा वोट बैंक, वो हमारा वोट बैंक, ताकि इनको गरीब रखें। वोट बैंक, ताकि इनको गरीब रखें। ये जानबूझ के गरीब रखते हैं कि मजदूर सस्ते में मिल जाएं लोगों को। इन सारी पार्टियों ने मिलकर जानबूझ के, अगर दिल्ली के अंदर हम लोग 5 साल में स्कूल इतने अच्छे कर सकते हैं, दिल्ली के अंदर अगर हम इतने शानदार सरकारी स्कूल कर सकते हैं, 75 साल के अंदर ये बीजेपी कांग्रेस वाले स्कूल ठीक नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे, नहीं करे इन्होंने, जानबूझ के नहीं करे इन्होंने, जानबूझ के अपने बच्चों को गरीब रखा, अनपढ़ रखा। मैंने कसम खाई है, बाबा साहब का सपना मैं पूरा करूंगा। देश के एक एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाऊंगा। तो डोईवाला से आप सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।